हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पार्क के तुलनात्मक अध्ययन का जो है अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि जो गोविंद पार्क का आयुर्वेद संग्रह है वो बुक कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। उससे भी ज़्यादा अगर अपन इंपॉर्टेंट के विषय में बात करें तो उनका जो 82 पेजेस हैं, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ही अभी अपन पूरे जो है क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इनकी क्लासेस आपकी रेगुलरली होगी और इसमें मैं जो जो कोड्स हैं, जो आप ट्रिक्स हैं, जो यूज़ करके आप याद कर सकते हो ये 82 पेजेस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको, ठीक है, उसके अपन देखेंगे। क्योंकि ये जो 82 पेज है उससे आपको पता है कि AIA PGT में आपका समथिंग 32 to 35 जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से सीधा डायरेक्ट उठे हुए होते हैं। तो अपन कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहें, उसको किस टाइप से आप जो है याद कर सको, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए अपन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है फर्स्ट पेज जो है तुलनात्मक अध्ययन का जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है गोविंद जो पारिक जी हैं, ठीक है, उन्होंने मेनली आपका तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बताया। बस उन्होंने क्या है रेफरेंस नहीं डाला है। तो रेफरेंस के साथ में आप जब चीज़ों को याद करते हो, ठीक है, कि चरक ने, सुश्रुत ने कौन से अध्याय से, कौन से श्लोक से ये जो है प्रॉपर उठा हुआ है क्वेश्चन, तो जब आप रेफरेंस से याद करते हो तो आप लोग को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बेनिफिट मिलता है और आप लोगों को चीज़ें पता रहती हैं कि हाँ मैंने यहाँ से इसको ऐसा पढ़ा हुआ है करके। तो मैंने एक चीज़ ऐड किया है कि जो आपका जो जो आपके टॉपिक्स हैं उनमें सारे जितने भी 82 पेजेस में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे के जो जो रेफरेंस थे वो मैंने इस नोट्स में लिख दिए हैं। ठीक है, आप रेफरेंस को भी चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिसूत्र। त्रिसूत्र किसे बोला गया है, तो इसके विषय में आचार्य जो चरक है उन्होंने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में मेनली त्रिसूत्र का वर्णन किया है। 24th जो श्लोक है उसमें उन्होंने हेतु, लिंग, औषध, इनको क्या है त्रिसूत्र के अंतर्गत रखा है। ये सब आप लोगों को पता है कि आपका जो हेतु, लिंग और औषध ये क्या है मेनली त्रिसूत्र के अंतर्गत आपका आता है। इसके बाद में बात करते हैं त्रिस्कंध। तो त्रिस्कंध इसके विषय में कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो जस्ट आपका 24 के बाद में 25th जो आपका श्लोक का नंबर है उसमें त्रिस्कंध के विषय में वर्णन मिलते हैं। अब त्रिस्कंध एक्चुअली में है क्या, तो हेतु, लिंग, औषध को ही त्रिस्कंध भी बोला जाता है, यानी कि त्रिसूत्र भी बोलते हैं हेतु, लिंग, औषध को, और त्रिस्कंध भी बोलते हैं। अब इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब क्या होता है स्कंध, त्रिस्कंध को कैसे करके याद कर सकते हो, तो कोई जो बालक होता है, ठीक है, उसमें अपन देखे हैं कि जो आपका स्कंद जो संस्कार होता है, ठीक है, वो कराया जाता है। तो वो क्या है त्रिस्कंध, त्रिस्कंध के अंतर्गत आपका क्या है हेतु, लिंग और औषध आता है। अब ये जो स्कंद है ये क्या है आपका स्कंद है। इस स्कंद को जब अपन क्या करते हैं, मतलब जब इसे क्या है पहना गया है, ठीक है, तब क्या है हेतु, लिंग और औषध बोलेंगे। लेकिन जब इस स्कंद को, ये जो स्कंद है, ठीक है, उसको जब बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये जब इसको अपन धारण किए तब तो सही है, तब तो हेतु, लिंग, औषध आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इस स्कंद को जब शिशु के शरीर से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, तो क्या है दोष की उत्पत्ति होगी इस स्कंद को निकालने से। तो स्कंद त्रय के अंतर्गत क्या आएगा, तो दोष की उत्पत्ति हो रही है जब स्कंद को बाहर निकाल रहे हैं तो, ठीक है, स्कंद को, तो क्या है दोष, हेतु और द्रव्य, ये क्या है स्कंद त्रय कहलाता है। मतलब जो त्रि है वो क्या है पीछे लग गए हैं, यहाँ पे कहाँ पे लग गए हैं, पीछे की ओर लग गए हैं। तो ये स्कंद त्रय के अंतर्गत आपका क्या आता है, दोष की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा करके आप समझना कि जब स्कंद है उसको जब पहनेंगे तब तो सही है, हेतु, लिंग, औषध आपको प्रॉपर, ठीक है। लेकिन जब इस स्कंद को बाहर निकाल देंगे बच्चे के शरीर से तो क्या है दोष की उत्पत्ति हो जाएगी। इस वजह से स्कंद त्रय के अंतर्गत, यानी कि स्कंद को जब बाहर निकाल दिया गया तब दोष, हेतु और द्रव्य, ये क्या है स्कंद त्रय है। ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो त्रिदंड के विषय में बताया गया। त्रिदंड, त्रिदंड किसको बोलते हैं, तो चरक के सूत्र स्थान में आपका मेनली बोला गया प्रथम अध्याय का 46 श्लोक में कि सत्व, आत्मा और शरीर, ये क्या कहलाता है आपका त्रिदंड कहलाता है। क्या कहलाता है आपका त्रिदंड कहलाता है, सत्व, आत्मा और शरीर। सत्व, आत्मा और शरीर ये क्या है आपके त्रिदंड है। ये तो चीज़ आप लोगों को याद है। फिर आगे अपन बात करें तो त्रिस्थूल और त्रिस्तंभ, ठीक है, त्रिस्थूल और त्रिस्तंभ।
तो इसके विषय में त्रिस्थूल के विषय में मेनली आचार्य सुश्रुत ने मेनली वर्णन किया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 20 जो फर्स्ट अध्याय है उसके सेकंड जो कोटेशन है उसमें बोला है कि वात पित्त कफ, जो आपका वात पित्त कफ है उसको अपन क्या है त्रिस्थूल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, त्रिस्थूल कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आचार्य सुश्रुत ने मेनली वर्णन किया है। त्रिस्थूल वात पित्त कफ को माना है, और त्रिस्तंभ, त्रिस्तंभ किसको माना गया है? आचार्य सुश्रुत ने तो वात पित्त कफ को माना है। ये जो 3 स्तंभ हैं, ठीक है, 3 स्तंभ वात पित्त कफ, आप जब भी फर्स्ट ईयर से आप जब भी पढ़े हो, ठीक है, ये वात पित्त और आपके कफ, इनके ऊपर ही पूरा आपका आयुर्वेद डिपेंडेंट है। इसी के आधार पर अपन कोई भी जो व्याधि है, डिसीज़ है, उसकी चिकित्सा वगैरह करते हैं। तो ये आपका त्रिस्तंभ, ये 3 स्तंभ हैं जिसके आधार पर आप कोई भी डिसीज़ को डायग्नोस करते हो, उसके बारे में पता करते हो। वात पित्त कफ आयुर्वेद का मूल आधार, तो ये क्या है? त्रिस्तंभ है जो मेनली आयुर्वेद को खड़ा करके रखा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका यहाँ पे बोला गया है कि त्रि उप स्तंभ के विषय में बताया गया है। ठीक है, त्रि उप स्तंभ के अंतर्गत क्या आता है? तो त्रि उप स्तंभ के अंतर्गत आपका आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 21 जो आपका अध्याय है उसके 35 जो आपका श्लोक है उसमें बोला है कि आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ठीक है, आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य, इसको क्या है? त्रि उप स्तंभ कहा है। तो आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसी प्रकार आपके जो अष्टांग संग्रह है, अष्टांग संग्रह ने मेनली आहार स्वप्न और आपका क्या है? अब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य, ये 3 चीज़ों को क्या है? त्रि उपस्तंभ माना है। तो ये चीज़ आप थोड़ा याद रखना, अब्रह्मचर्य, अब्रह्मचर्य मतलब जो मैथुन क्रिया है, ठीक है, वो क्या है? ये 3 चीज़ों को, ठीक है, उन्होंने क्या है? अष्टांग संग्रह ने मेनली त्रि उपस्तंभ माना है। जबकि आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या है? आहार स्वप्न और ब्रह्मचर्य, इनको क्या है? त्रि उपस्तंभ माना है। यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ तो सिमिलर ही हैं दोनों के, बस यहाँ पे आपके चरक जी बोलते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी मैथुन क्रिया नहीं करना है। जबकि आचार्य जो संग्रह जो आपके वांग भट्ट जी हैं उन्होंने ये बोले हैं कि मेनली क्या है? अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। ये क्या है? त्रि उपस्तंभ के अंतर्गत आता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं उसको याद रखना है, ये दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे त्रिसूत्र। तो त्रिसूत्र किसे बोलते हैं? त्रिसूत्र के विषय में आप लोगों को पता होगा, मेनली जो है त्रिसूत्र के अंतर्गत पारद, सूत और मिश्रक आ जाता है। ठीक है, तो पारद, सूत और मिश्रक, पारद और सूत आपस में क्या है? मिल गए तो वो क्या है? मिश्रक का निर्माण किए। ठीक है, तो ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। तो त्रिसूत्र के अंतर्गत पारद, सूत और मिश्रक आपका मेनली आता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं धूमपान के भेद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धूमपान का जो भेद है उसको अपन कोड के वाइज अपन याद करेंगे। तो यहाँ पे धूमपान का जो प्रमाण है वो अंगुल प्रमाण में अपने को लेना है। ठीक है, अंगुल प्रमाण में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आचार्य चरक ने कितने भेद बताए हैं। तो चरक ने जो आपका सूत्र स्थान है, ठीक है, उसके 5th जो चैप्टर है मात्रशीति अध्याय, उसके अंतर्गत दिनचर्या का वर्णन किया गया है और दिनचर्या के अंतर्गत उन्होंने धूमपान का वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है बात करें कितने प्रकार के धूमपान का वर्णन किया है? 3 प्रकार का। ठीक है, कौन सा? प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, ये आपके चरक ने भी माना है। आपके सुश्रुत ने भी प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक माना है। ठीक है, दोनों आचार्यों ने क्या है? प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक माना है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके जो अन्य आचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने इसका जो है नाम अलग अलग माना है। जैसे कि आपका बात करें वांग भट्ट ने तो समन, मृदु और तीक्ष्ण माना है। ठीक है, इसी प्रकार सारंगधर ने समन, वृहन और रेशन माना है। तो ये मतलब स्टार्टिंग के 3 को मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इनके आधार पे ही आप जो चीज़ें हैं, जितने टाइप्स हैं उसको याद रखोगे। तो जैसे चरक का तो आप लोग को याद हो गया होगा, यहाँ पे कोड को देख करके ही आप लोग को याद हो गया होगा। क्या याद हो गया होगा? सभी से अपन लोगों ने पहला जो वर्ड है वो ले लिया, जैसे कि प, ठीक है, स और व, तो क्या हो गया? प्रसव। प्रसव करके आप जो है आचार्य चरक का जो है याद कर सकते हो। प्रसव करके क्या है? आचार्य चरक का जो धूमपान के जो टाइप्स हैं उसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा, प्रसव यानी कि प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक है, अब बात करते हैं इसको आप किस प्रकार से आपके जो संख्या है उसको याद रखना है। तो जो विरेचन है, ठीक है, विरेचन अपन जो धूमपान अगर कराने के लिए अगर बोला गया है तो 24 घंटा कराना है। ठीक है, ऐसा करके आप थोड़ा सा थॉट लगाना कि हाँ भाई अगर धूमपान कराने के लिए बोला गया, वैसे कराते नहीं बट 24 घंटा बोला गया है। ठीक है, तो 24 घंटे क्या है? जितने भी वैरेचनिक जो धूमपान है वो 24 घंटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आचार्य जो
सुश्रुत है उन्होंने भी 24 बताया है विरेचनिक को, ठीक है। तीक्ष्ण जो होता है, विरेचनिक जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का तीक्ष्ण धूमपान होता है, तो यहाँ पर भी आपका 24 हो जाएगा। रेचन कार्य कर रहा है, विरेचनिक रेचन कार्य कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर भी आपका सारंगधर का भी 24 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीनों आचार्यों के अनुसार आप लोग को याद हो गया विरेचनिक। विरेचनिक यानी कि आपका विरेचनिक की मतलब 24 घंटे आपने को क्या है धूमपान कराना है किसी पेशेंट को, ऐसा करके आप थॉट प्रोसेस से याद कर सकते हो, ठीक है, ऐसा प्रॉपर। तो यहाँ पे 24 घंटा तो विरेचनिक, विरेचनिक, ठीक है। इसके बाद में आपका तीक्ष्ण होता है। विरेचनिक क्या होता है, आपका विरेचन जो कराते हो वो द्रव्य कैसे होता है, तीक्ष्ण होता है, तो तीक्ष्ण आपको वांगभट ने बताया तो 24 घंटा रेचन कार्य करेगा, इस वजह से 24 घंटा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग को याद हो गया। देन सेकंड आपको याद करने हैं आपके जो आचार्य चरक हैं, ठीक है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत जगह में उन्होंने 8 चीज़ों का वर्णन किया। मतलब जैसे कि निदान स्थान में टोटल कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, ठीक है। विमान स्थान में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, ठीक है। तो बहुत जगह उन्होंने 8 चीज़ों का वर्णन किया है, ठीक है। तो जो स्नेहिक है, तो स्नेहिक है, ठीक है, स्नेहिक जो है वो टोटल उसमें आप क्या है, ये 24 में जब आप क्या है 8 को इंक्लूड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके चरक को ऐसा करके याद कर सकते हो कि मेनली टोटल क्या है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो। अब 3 बताया है, ठीक है, 3 बताया है। अब 3 जो है वो किसके टाइप से आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ऐसा टाइप से आप याद कर सकते हो। 3 जो है आपका समथिंग 8 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। जब इसके आध 2-3 जब आप मिलाओगे तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो वैसे करके भी आप याद कर सकते हो नॉर्मली, वरना ऐसे याद करना कि विमान स्थान, निदान स्थान, इनकी संख्या 8-8 बताई है। तो यहाँ पे आपका जो स्नेहिक है, ठीक है, उसमें आपका जो है आपका 8 ऐड हो जाएगा, मतलब आपका टोटल 32 हो जाएगा। तो स्नेहिक के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, 32 हैं। सभी आचार्यों ने जो आपका स्नेहिक होता है वो उसके 32 बताए हैं। जैसे सुश्रुत जो है उन्होंने भी 32 बताया है, चरक ने तो बताया ही बताया है। आपके जो वांगभट जी हैं उन्होंने भी मेनली आपके क्या है 32 ही बताए हैं। और आपके वृहण मेनली मृदुता वाले जो हैं, ठीक है, सारंगधर ने भी 32 बताया है। तो ये आप लोगों को आई होप तीनों चीज़ें याद हो गई होंगी। देन लास्ट के ऊपर बात करते हैं, तो प्रायोगिक, जो प्रायोगिक धूमपान है उसको क्या है 36 बताया है, ठीक है। किसने, आचार्य जो चरक है उन्होंने कितना बताया है, 36 बताया है जो प्रायोगिक धूमपान है उसको। यानी कि आपके जो है टोटल 36 जो है आपके किसने बताया है, तो आपके इसको आपको याद रखना है, चरक ने बताया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 3 से तो आपको 3 याद रहेगा, ठीक है, 3 से तो 3 याद रहेगा, ठीक है। 6 यानी कि 3 का जस्ट ट्वाइस कर दिए यहाँ पे, ऐसा करके समझ सकते हो। यहाँ पे तो 3 को 3 एज इट इज उतार दिया, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 3 को अपन लोगों ने 3 स्नेहिक का 3 यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे 3 को 2 ट्वाइस अपने को उतारना है, तो क्या हो जाएगा आपका, 2 बार जब करोगे तो 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, तो इस प्रकार से आप 36 याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसको आपका 3 हो गया, तो 3 को यहाँ पे अपन लोगों ने लिख दिया। फिर 3 को 2 बार लिखो, ऐसा करके आप समझ सकते हो। 3 को 2 बार करो, ठीक है, मतलब या 2 बार जो है 2 से गुना कर दो। इनको आपस में अपन लोगों ने पहले तो 3 को यहाँ पे उतार दिया, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आपका 6 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है कितना हो गया, तो आपका जो है प्रायोगिक के 36 हो गए, ठीक है। तो ये आप 36 याद कर सकते हो इस प्रकार से। इसके आधार पे, इसके बेसिस पे हमने 36 निकाल दिया। तो ये आपका प्रायोगिक का हो गया, ठीक है, प्रायोगिक का ये आपको याद हो गया। तो प्रसव का आप लोग को याद हो गया होगा, चरक का कितना 24, 32, 36। एकदम ईजी है, एकदम ईजी है। 2-3 बार अगर वीडियो लेक्चर को आप सुन रहे हो, या फिर एक ही बार में कई बच्चों को याद हो गया होगा अभी तो, ठीक है। तो ये चीज़ आप आसानी से आप याद कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट रहा, कुछ भी अगर दिक्कत हुआ तो बिल्कुल मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करना, ठीक है, जो ग्रुप मैंने बनाया है उसमें, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, तो आचार्य सुश्रुत के विषय में बात करते हैं। अब सुश्रुत ने कितना बोल दिया, उन्होंने 48 बताया। अब ये 48 को कैसे करके याद किया जाए, अब एकदम ईजी है, एकदम ईजी है, बहुत ईजी है प्रायोगिक को याद करना। किस अध्याय में वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने, 14 अध्याय में। 40 अध्याय में वर्णन किया है तो 40 हो गया, ठीक है। तो 40 में कौन सा श्लोक है, तीसरा नंबर का श्लोक है। कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। तो 5 और 3 कितना हुआ, 8 हुआ। किस अध्याय में, तो 4, ठीक है। तो 48 ऐसा करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस तो याद होगा ही होगा, रेफरेंस तो याद होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको क्या है प्रायोगिक के टाइप भी याद हो जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पे आपका 14 जो चैप्टर है तो उसका 4 हमने उठा लिया, और यहाँ पे श्लोक नंबर 3 था, और टाइप्स कितने थे, 5 बताए गए थे। कितने बताए गए थे, 5 बताए गए थे। तो उस हिसाब से आपके कितने हो गए टोटल, 4 और 8, ठीक है। तो 48 किसके माने गए हैं, प्रायोगिक के माने गए हैं, ठीक है।
फिर आपके आचार्य जो सुश्रुत जी हैं वो ये बोलते हैं, कोई पेशेंट आता है तो ये बोला गया कि अब भाई हमको कांस हो रहा है या वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो कितने बार अपन धूमपान करें, ठीक है। तो कासग्न और वमनी ये दो प्रकार के बताए हैं, ठीक है, कास और वमन ये दोनों बताए गए हैं। तो हमने बोल दिया कि 16 बार करना है, मतलब अपन 24 घंटे बोले उसको तो 24 घंटे तो बोले कि भाई दिन में तो 24 घंटा होता है, मैं 24 घंटे तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को सोना भी है, मेरे को आराम भी करना है, तो मेरे को 24 घंटा तो नहीं कर पाऊंगा। तो अपन लोगों ने बोला ठीक है भाई आप 8 घंटा रेड्यूस कर दो। यहाँ पे अपन लोगों ने 8 बढ़ाया था, यहाँ पे अपन लोगों ने बोला कि भैया ठीक है भाई आप क्या है, आप प्रॉपर जो है आप जो है 24 घंटा तो नहीं ले पा रहे हो, तो 24 घंटे नहीं ले पा रहे हो तो इस वजह से 8 घंटा ही आप जो है मेनली 8 घंटा ही, मतलब सॉरी 8 घंटा रेड्यूस कर दो, 8 घंटा आप सो जाओ, सिर्फ आपको 16 घंटे ही लेना है। तो ये कासग्न और वमनी, ठीक है। तो कासग्न और वमनी जो है वो टोटल क्या हो गया, 16-16 हो गया। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्चुअल याद रखना ताकि एग्जाम, आप देखो अपन बेसिक चीज़ों से ही याद रख रहे हैं। अब बेसिक चीज़ों से याद करने की अपना पर्पस क्या है, क्या रीज़न है, तो आपको एग्जाम में ऐसा टाइप से आप लोगों को टफ ट्रिक नहीं बनाना है जो आप लोग को याद करते रहो ट्रिक को और डिकोड ना कर सको। तो अपन इसी वजह से कॉन्सेप्चुअल जो आपकी चीज़ें हैं उन्हीं के बेसिस के आधार पे अपन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका किसका हो गया आपका पूरा कंप्लीट। तो आप लोगों ने चरक का देख लिया, आचार्य सुश्रुत का देख लिया। अब वांग भट जी का भी अपन बात कर लेते हैं। तो वांग भट जी ने मेनली बोला है कि आपका शमन टोटल कितने होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने फिर से 8 रेड्यूस किए इसमें, ठीक है, सुश्रुत के में, और यहाँ पे 40 आ गया, ठीक है। यहाँ पे जब 8 रेड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका 8 रेड्यूस कर दिया तो 40 आ गया, ठीक है। तो ये शमन हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब ये भी ऐसा भी समझ सकते हो कि क्या है, आपके जो वांग भट जी हैं और सारंगधर हैं उन्होंने बाद में दिए हैं, तो उन्होंने क्या है जो आपके चरक हैं और सुश्रुत हैं उनको फॉलो करके दिया है। तो यहाँ पे आपके चरक जो है 36 बोलते हैं और आपके आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने 48 बताया है प्रायोगिक। तो आपके जो वांग भट जी हैं उन्होंने बीच का बता दिया, देखो भाई ना मैं उसका रहा ना इसका रहा, मैं बीच का हूँ, तो 40, ठीक है। ऐसे करके भी आप इसे याद कर सकते हो। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो आगे आपका जो बोला गया है वो है आपका सारंगधर का, ठीक है। तो सारंगधर ने कितने बताए हैं यहाँ पे, तो सारंगधर ने टोटल आपके 6 माने हैं। अब वो 6 के विषय में बात कर लेते हैं। तो 6 के विषय में आपके क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको अपन देख रहे हैं। तो ये जो 6 माने हैं, ठीक है, आपके आचार्य सारंगधर ने उसके विषय में अपन देखें तो उन्होंने ये बोला है कि जो टोटल 6 हैं उसमें अपन लोगों ने यहाँ पे जो वांग भट्ट है उनका ही फॉलो अप किया है उन्होंने भी, ठीक है। यहाँ के 3 तो सेम ही हैं, वांग भट्ट के समान ही, जैसे आप देख सकते हो सिमिलर ही आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब बाकी का आपका याद करते हैं। तो कासग्न उन्होंने क्या है टोटल 16 बताया, तो ये भी आपका सुश्रुत को ही फॉलो किए हैं। वमनी उन्होंने और व्रणधूपन, ठीक है, वमनी और व्रणधूपन दोनों वावा वाले हैं। अब दोनों के बीच में मतभेद हो गया। अब दोनों को बोल नहीं सकते हैं भाई कि आप ज़्यादा हो आप कम हो, दोनों वाह वाले हैं तो दोनों को क्या है इक्वल अमाउंट दे दिया, मतलब दोनों को 10-10 दे दिया, ठीक है। दोनों को 10 में 10 दे दिए, तो क्या हो गया आपका वमनी भी 10 हो गया और व्रणधूपन भी 10 हो गया। तो इस टाइप से भी आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा है कि वह जो है आपका किस टाइप दिखाई दे रहा है, 10 के समान दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ा ऐसा वह बना रहे हो, ठीक है। मतलब इसको अपोजिट करोगे इसका तब आपको 10 के समान दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद कर सकते हो, दोनों के बीच में मतभेद हुआ तो अपन 10 कर दिए, ठीक है, तो 10-10 हो गया। तो इस टाइप से आपको इसको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ये होती है कि आपको सिनोनिम्स आप लोगों को याद रखना है, पर्याय याद रखना है। कभी कभार देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं पर्याय में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको पर्याय भी याद रहनी चाहिए। जैसे कि अगर बात करें जो शमन है, समन को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो प्रायोगिक भी कहते हैं और इसको मध्यम भी बोला जाता है। तो प्रायोगिक और मध्यम किसका नाम है आपका शमन का है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो स्नेहिक को और क्या बोलते हैं, तो स्नेहिक को अपन जो है वृहण भी बोलते हैं, मृदु भी बोलते हैं। जो रेचन होता है, रेचन जो होता है उसे शोधन और तीक्ष्ण भी बोलते हैं। तो ये आपके अष्टांग संग्रह में मिल लीजिए जो पर्याय हैं वो बताए गए हैं। तो ये पर्याय भी मेरे लिए आप लोग को याद रखना है। कभी कभार आप पर्याय में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो ऐसा ना हो, पर्याय में आप कन्फ्यूज़ ना हो, इस वजह से मैंने यहाँ पे आप लोग को प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। एक बार वापस देखिएगा, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। बहुत इजी है एकदम, कोई एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। देन अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पेज में ही बहुत सारी चीज़ें को बताया गया है तुलनात्मक अध्ययन में गोविंद पारिक जी ने। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत और अष्टांग संग्रह में व्रण धूपन में नेत्र की जो लंबाई है वो क्या है 8 अंगुल मानी गई है। तो व्रण धूपन में नेत्र की लंबाई कितनी मानी गई है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया तो 8 अंगुल मानी गई है। किसमें,
आचार्य जो शुश्रूष संहिता है और अष्टांग संग्रह है उसमें व्रणधूपन जो नेत्र है, ठीक है, व्रणधूपन नेत्र की लंबाई जो है 8 अंगुल मानी गई है। ये आप लोग को याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे श्लोक में भी आपका क्या बोला गया, तो श्लोक में वही चीज़ को बोला गया है कि व्रणधूपनार्थ अष्टांगुल्य काय परिमाण मंडलम कुत्थ्यात वाही गुलत्तवाही स्रोत इति, ठीक है, अष्टांग संग्रह ने मिली 8 अंगुल माना है। जबकि षडंगधर ने जो व्रणधूपन नेत्र है उसकी लंबाई 10 अंगुल माना है। तो ये चीज़ को भी थोड़ा याद रखना कि षडंगधर ने व्रणधूपन नेत्र की लंबाई कितना माना है, 10 अंगुल, और बाकी सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने कितना माना है, तो 8 अंगुल। तो ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, तो प्रायोगिक धूमपान के काल के विषय में बात करते हैं। अब प्रायोगिक धूमपान के काल कितने बताए गए हैं, तो प्रायोगिक धूमपान के टोटल 8 काल बताए गए हैं, ठीक है। चरक सूत्र स्थान जैसे हम लोगों ने देखा है, ठीक है, 5th अध्याय मात्रा शीति अध्याय, उसमें दिनचर्या के अंतर्गत ही आपके प्रायोगिक धूमपान के काल बताए गए। तो ये 8 धूमपान के काल को आपको याद रखना है। कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका निद्रा हो गया, ठीक है, अंजन, नश्य, दातौन के पश्चात, स्नान के पश्चात, भोजन के पश्चात। इसके अलावा सुमिल्यक मतलब क्या होता है, जो वमन है, वमन के पश्चात, ठीक है। वमन के लिए मेनली जो है, वमन शब्द के लिए मेनली सुमल्यक का यूज़ किया गया, तो इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। इसके अलावा छौथु यानी कि छींक के पश्चात। तो ये सुमल्यक्य जो शब्द है वो वर्णन किया है, ठीक है। वमन शब्द ना बोल करके सुमल्यक्य जो है शब्द का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। तो ये टोटल निद्रा, अंजन, नश्य, दातौन, तो ये आपका निद्रा वही है कि आप ऐसे याद कर सकते हो इसको कैसे कि दिनचर्या में सबसे पहले क्या है, अपन सो के पहले वही निद्रा लेते हैं, फिर क्या है सो के उठने के बाद में क्या है अंजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंजन का प्रयोग करते हैं। फिर क्या करते हैं अपन लोग, नश्य का प्रयोग करते हैं, फिर दातौन करते हैं, दातौन के बाद में अपन स्नान करते हैं, फिर भोजन करते हैं, ठीक है, फिर सुमल्यक्य बोल लगे है भवन कराते हैं, फिर उसके बाद में छौथु। तो ये आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके 8 प्रकार के प्रायोगिक जो आपके धूमपान है उसके काल के विषय में बताया गया है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली ये इससे पूछ सकता है, ठीक है। जो आपका सुमल्यक्य है वो किस में बताया गया करके, तो आपको थोड़ा याद रखना है। ये कुछ चीज़ें जो है मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो धूमपान के काल के विषय में बात करते हैं। तो धूमपान के टोटल जो है काल जो है आपके बताए गए हैं अष्टांग संग्रह में 24 बताए गए हैं, ठीक है। कौन से हैं, तो प्रायोगिक के टोटल जो आपके बताए गए हैं तो वो आपके 8 हैं। इसके अलावा स्नेहिक के 11 बताए गए हैं और वैरेचनिक के आपके 5 बताए गए हैं। तो प्रायोगिक को आप कैसे याद कर सकते हो, तो अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के आपके 13 चैप्टर के 8th श्लोक में बताया गया, तो 8th प्रायोगिक हो गया। अब 8th के बाद में आपका जो है 8th के बाद में आपको जो स्नेहिक है, ठीक है, स्नेहिक जो है आपको 11 याद रखना है और वैरेचनिक जो है आपको 5 याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। देन बात करते हैं आपका आचार्य सुश्रुत ने। तो आचार्य सुश्रुत ने टोटल 12 माने हैं धूमपान के जो काल है वो। प्रायोगिक के 4 बोले गए हैं, स्नेहिक के 5 बोले गए हैं, वैरेचनिक के 3 बोले गए हैं, ठीक है। तो इसका रेफरेंस भी याद रखना। जो सुश्रुत है उन्होंने सुश्रुत चिकित्सा के 14 के 5th श्लोक में मेनली बोला है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका क्या बोला गया है, तो आगे आपका बोला गया है कि जो प्रायोगिक आपका है, ठीक है, उसके आपके जो काल हैं 4 बताए गए हैं, उनका यहाँ पे विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, ठीक है। जो प्रायोगिक हो गया, स्नेहिक हो गया, जिनके काल अपन लोगों ने देखे थे उनको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसे कि प्रायोगिक के विषय में बात करें तो प्रायोगिक के टोटल 4 बताए गए हैं, 4 बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपका दंत प्रक्षालन के पश्चात, स्नान के पश्चात, भोजन के पश्चात, इसके अलावा शस्त्रोपकर्म के पश्चात, ठीक है, शस्त्रोपकर्म उपरांत। ये क्या है आचार्य सुश्रुत ने बताया, इस वजह से उन्होंने क्या है शस्त्रोपक्रम के बाद में बोला है। तो ये आप लोग को याद रख सकते हो, ठीक है। दंत प्रक्षालन करना, स्नान करना, भोजन करना, फिर शस्त्रकर्म के पश्चात, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए और स्वस्थ व्यक्ति को ही प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए। तो शस्त्रकर्म के विषय में सबसे पहले किसने बताया, सुश्रुत ने बताया। इस वजह से उन्हें शस्त्रोपक्रम को प्रायोगिक के अंतर्गत यहाँ पे वर्णित किया है। तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर स्नेहिक के विषय में बात कर लेते हैं। तो स्नेहिक के टोटल 5 बताए गए हैं। कौन से वो 5 बताए गए हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो स्नेहिक के अंतर्गत जो है मूत्र त्याग के बाद में यूज़ करना है, ठीक है, मूत्र त्याग कर लेते हैं। मूत्र के बाद में, इसके बाद में मैथुन त्याग के बाद में, छौथु यानी छींक के बाद में, हंसने के बाद में एवं क्रोध के बाद में, ठीक है, क्रोध के बाद में। ये टोटल 5 चीज़ें बताई गई हैं। तो मूत्र त्याग पहले म वाला है, ठीक है, मूत्र त्याग मैथुन, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया, मूत्र त्याग मैथुन।
फिर उसके बाद में चौथू, चौथू छींकने के बाद में, फिर चौथू, अब किसी ने क्या है छींकते हुए किसी को देख करके कोई व्यक्ति हंस दिया, ठीक है, तो हंसने के बाद में अब वो हंसा तो जो छींकने वाला है वो क्या है क्रोधित हो गया, तो क्रोध के बाद में, ऐसा करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो म से मूत्र त्याग, म से मैथुन, मैथुन के बाद में क्या है, उसके बाद में कोई छींक रहा है कोई व्यक्ति तो चौथू के बाद में, और उसको देख करके सामने वाला हंस दिया तो हंसने के बाद में जो छींक रहा था उस व्यक्ति को क्रोध आ गया। तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो, ये टोटल 5 कोई स्नेहित के, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका बोला गया है जो विरेचनिक है, तो विरेचनिक के कितने भेद बताए गए हैं, तो विरेचनिक के टोटल 3 भेद बताए गए हैं, सॉरी 3 आपके काल बताए गए हैं। तो स्नान के पश्चात, ठीक है, स्नान करने के पश्चात, दिवस स्वप्न के पश्चात और छर्दी के पश्चात, ठीक है। तो स्नान के बाद में स्नान, दिवस स्वप्न और छर्दी के पश्चात, तो ये 3 चीज़ों आपके मेनली याद रखना है। फिर उसके बाद में आपका अगला जो आपका इसी के अंतर्गत ही आपके निद्रा के विषय में भी बताया गया। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 1 का तुलनात्मक अध्ययन का। तो निद्रा के टोटल भेद कितने बताए गए हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो चरक ने सूत्र स्थान के 21 जो चैप्टर है कौन सा है, अष्टनिंदतीय जो अध्याय है, ठीक है, अष्टनिंदतीय अध्याय के अंतर्गत मेनली जो है उन्होंने वर्णन किया है, जिसमें क्या है आपके मेनली जो है निद्रा के विषय में बताया गया है, ठीक है, अतिकृष्ट की चिकित्सा के अंतर्गत। तो निद्रा के मेनली बताया गया है। तो यहाँ पे आपका टोटल 6 प्रकार के पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से, यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा वो 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहला आपका आता है तमोभाव, तमोभाव के बाद में क्या आता है आपका श्लेष्म समुद्भाव, मनः शरीर श्रम भाव, आगंतुकीय, व्याध्य अनुवर्तनीय, रात्रिय स्वभाव प्रभाव, ठीक है। तो ये आप लोग को स्वप्रभाव ये आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग को टोटल जो 6 टाइप्स है उनको आपको एज इट इज श्लोक फॉर्म में है ये, ठीक है, तो उसको श्लोक फॉर्म में ही याद करने की कोशिश करना। देन अपन बात करते हैं, तो इसमें जो ये 6 टाइप्स बताए गए हैं उनके पर्टिकुलरली किन किन चीज़ों को डिनोट करता है वो भी यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है, बताया गया है। तो जैसे कि अगर बात करें तो जो आपका रात्रि स्वभाव जो निद्रा होता है, रात्रि स्वभाव जो निद्रा होता है वो क्या होता है आपका मेनली भूत धात्री के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है, भूत धात्री बोला जाता है। इसके अलावा तमोभाव जो निद्रा होता है वो मेनली आपका क्या है पापों का मूल कारण होता है, मतलब मृत्यु प्रलय के समय आता है। जो आपका तमोभाव निद्रा होता है वो पापों का मूल जो होता है वो होता है मेनली मृत्यु और प्रलय के समय मेनली यह जो निद्रा है वो आता है। शेष जो 4 निद्राएं हैं, शेष जो 4 प्रकार की जो निद्राएं आपकी बताई गई हैं, जो आपके जैसे कि आपका श्लेष्म समुद्भाव हो गया, ठीक है, मनः शरीर श्रम भाव हो गया, आगुंतकी हो गया, व्याध्य अनुवर्तनी हो गया, ये क्या है व्याधि को निर्दिष्ट करता है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है, व्याधि को निर्दिष्ट करता है ये 4 प्रकार की निद्राएं, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे आप लोग का जो निद्रा वाला जो टॉपिक है उसको मैं थोड़ा सा आपका बचा है उसको मैं आपके नेक्स्ट में कंटिन्यू करूँगा, लेकिन जितना आप लोगों ने देखा, ठीक है, इतना आप लोग को याद रखने के निद्रा के जो टाइप्स वगैरह हैं, ठीक है, 6 प्रकार के हैं। बाकी आपके आचार्य सुश्रुत ने कौन सी चीज़ों को ऐड किए हैं, कौन सी चीज़ों को और एक्स्ट्रा बताया है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अगर कुछ भी डाउट होता है कुछ भी चीज़ों से रिलेटेड तो बिल्कुल आप मेरे को, ठीक है, जो अपन लोगों ने ग्रुप बनाया है उसमें आप मैसेज कर सकते हो। और आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, ठीक है, तो फिर 1 मिनट रुको, अपन थोड़ा सा इसका बचा हुआ था, मैं पोर्शन भूल गया था, ठीक है, इसके आगे का भी अपन यहाँ पे ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है बाकी टाइप्स को, मेरे को लगा कि ये इतना ही पेज है, ठीक है, रुको एक थोड़ा सा ऐड किया है आगे। तो आगे आपका जो है आचार्य सुश्रुत ने मेनली जो है वैष्णवीय, वैकारीय और तामसिक ये 3 प्रकार के निद्रा के टाइप्स बताए हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है मेनली 3 प्रकार के, वैष्णवी, वैकारिक और तामसिक, ठीक है, जो ये 3 प्रकार के निद्रा के टाइप्स बताए हैं। और जो वैकारिक जो आपका वैष्णवी जो निद्रा होता है वो क्या है पापमय तथा स्वभावतः आता है। इसके अलावा जो तामसिक होता है वो क्या है अनवबोधनीय होता है, अनवबोधनीय होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया, तो इसको याद रखना। और यहाँ पे मैं पासवर्ड भी रिवील करना भूल गया था, तो पासवर्ड मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस जो नोट्स है उसका जो पासवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो जो पासवर्ड रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो मैं पासवर्ड रखने वाला हूँ वो आपके भेद के आधार पे, ठीक है, किसके भेद के आधार पे, ये जो ट्रिक है प्रसव नहीं करेंगे अपन। चरक ने मेनली क्या है 3 बताया, तो 3 5 3 6, ठीक है, 3 5 3 6 ये मेनली पासवर्ड रहेगा इस नोट्स का पासवर्ड। ये जो नोट्स मैं ग्रुप में अवेलेबल कराऊंगा उसका पासवर्ड आपका यही रहेगा 3 5 3
6, ये मेरे लिए पासवर्ड रहेगा, तो इसको आप याद रखना। देन अपन टॉपिक की ओर ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन जो है देख रहते हैं जो आपके आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो भेद है, तो ये 3 प्रकार अपन लोगों ने देख लिए हैं। फिर वांग भट्ट के अनुसार टोटल जो है 7 भेद बताए गए हैं। कौन से वो 7 भेद हैं? तो तमोभाव, तो ये तो सिमिलर ही है, चरक के अनुसार ही तमोभाव। कफज, ये भी सिमिलर ही है। इन्होंने एक्स्ट्रा क्या अलग बताया है, तो इन्होंने जो है चित्त चित्त चित्तरवेद, ठीक है, जो आपका चित्त खेद बताया है मेनली। इसके अलावा देह खेद जन्य, ठीक है, तो चित्त खेद और देह खेद ये आपके एक्स्ट्रा माने हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या है, आपका आम्यज और काल स्वभाव ये भी आपका बताया है, ठीक है। बाकी आपका जो है किसके अनुसार है, बाकी आपका ये तमोभाव तो सिमिलर ही है चरक के अनुसार। कफज यानी कि श्लेष्मज ये भी सही है, ठीक है। जो आगंतुज है ये भी सही है, तो ये आप लोगों को तो सिमिलर है। बाकी एक्स्ट्रा को आपको याद रखना है कि चित्त खेद हो गया, इसके अलावा आपका देह खेद हो गया, आम्यज हो गया और काल स्वभावज हो गया। ये क्या है आपके एक्स्ट्रा माने आपके जो वांग भट्ट जी ने है उन्होंने। इसका रेफरेंस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान के 9/68 में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो दधि के भेद के विषय में बात करते हैं। तो दधि के कितने भेद बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, तो टोटल जो है आपके दही के अगर भेद के विषय में बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए हैं और भाव प्रकाश ने टोटल 5 भेद माने हैं। तो इससे भी कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को याद रखना है। तो ये भी चीज़ हो गई यहाँ पे। देन अपन लास्ट आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो अधारणी वेग, ठीक है, अधारणी वेगों के विषय में बात करते हैं। तो आप लोगों को सबको पता है अधारणी वेगों की संख्या कितनी बताई गई है। तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने टोटल 13 माने हैं। चरक सूत्र स्थान 7/3 में आप लोगों को इसका डायरेक्ट आपको रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो 13 जो है मेरे लिए आपके आचार्य चरक ने माने हैं। वांग भट्ट जी ने भी 13 ही माने हैं। मतलब ये नहीं बोल सकते श्लोक में आप लोगों को कहीं पे भी उन्होंने 13 का वर्णन नहीं किया है, बट अपन जब देखते हैं तो टोटल 13 है। जैसे कि अगर श्लोक देखें आपका वांग भट्ट जी का, तो वेग अन्न धार्यते, वात पहला हो गया, विड़ दूसरा हो गया, मूत्र, ठीक है, उसके बाद में चौथु, त्रिट, क्षुधा, निद्रा, कास, इसके अलावा श्रम श्वास, ठीक है, श्रम श्वास हो गया, जृंभ हो गया, इसके अलावा आपका अश्रु हो गया, छर्दी हो गया और रेतस। ये टोटल जो है आपके 13 प्रकार के उन्होंने बताए हैं। किन्होंने, आचार्य जो वांग भट्ट जी हैं उन्होंने क्या किया है, जो आपका जो वात का जो वेग है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या है 2 बता दिए हैं, अधोवात और ऊर्ध्ववात, ठीक है। जब अपन श्लोक पढ़ते हैं तो टोटल 13 ही निकलते हैं, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे अपन जब वात के जो 2 प्रकार बताए गए हैं, वायु के 2 प्रकार, अधोवायु और ऊर्ध्ववायु, ये 2 बताए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 14 होते हैं। बट मेनली अगर आपको पूछा जाए कितने भेद माने हैं ऐसा करके नहीं पूछा जाता, पर्टिकुलरली कितने बताए गए हैं, तो टोटल जो है 13 बताया गया श्लोक से अगर उठा गया, ठीक है। वात के अंतर्गत आपके 2 चीज़ आते हैं, अधोवात और ऊर्ध्ववात, ठीक है। चरकोक्त उद्गार के स्थान पर कास ने बताया, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, उद्गार जो है आपका उसके स्थान पे क्या है, कास को बताया है, जो आचार्य चरक है उन्होंने। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। वांग भट्ट ने क्या बताया है और आपके आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या माना है। तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आई होप। तो यहाँ पे अपन जो है ये जो फर्स्ट जो आपका पेज नंबर फर्स्ट है आपका गोविंद पारिक जी का, वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में सेकंड जो है आपका पेज अपन स्टार्ट करेंगे। और इसमें अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग मेरे को मैसेज करके ग्रुप में ही पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 2-3 बार इसको 1-2 बार कम से कम वीडियो लेक्चर को देखना, तो आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।